स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, जो 20 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, आरपीएससी, एमपी पीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्दी ही याद कर सकेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो 20 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 को चंद्रमा शनि की युति के साथ पश्चिमी आकाश में कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना दिखाई देगी। यानी फरवरी 2026 को चंद्रमा शनि की युति के साथ पश्चिमी आकाश में कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना दिखाई देगी। तो विच रेयर सेलेस्टियल इवेंट विल बी विजिबल इन द वेस्टर्न स्काई ऑन 20 फरवरी 2026 along with the मून सैटर्न कंजक्शन। तो ऑप्शन 1 में है ब्लू मून, ऑप्शन बी में है अर्थ साइन, ऑप्शन सी में है सोलर इक्लिप्स, ऑप्शन डी में है सुपर मून। तो जो फरवरी 2026 के चंद्रमा शनि की युति के साथ पश्चिमी आकाश में कौन सी दुर्लभ घटना दिखाई देगी। आज 20 फरवरी को दिखाई देगी कौन सी घटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थ साइन दिखाई देगी घटना, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस फरवरी को, तो 20 फरवरी को, यानी 20 फरवरी को घटना 20 फरवरी को चंद्रमा शनि की युति के साथ पश्चिमी आकाश में कौन सी दुर्लभ घटना खगोलीय घटना दिखाई देगी। तो अर्थ साइन घटना दिखाई देगी रात के समय आज। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो सेलेस्टियल इवेंट है, चंद्रमा और शनि कंजक्शन, वे आकाश में एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं। यानी सेलेस्टियल इवेंट एक घटना है जो चंद्रमा और साइन जो है वो चंद्रमा और शनि क्या करेंगे, एक साथ एक दूसरे के बेहद ही करीब दिखाई देंगे। यह एक रेयर फेनोमेना है जो उस समय अर्थ साइन का दुर्लभ दृश्य भी दिखाई देता है। यानी चंद्रमा और शनि के कंजक्शन है जो वे आकाश में एक दूसरे के बेहद ही करीब दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, तो 20 फरवरी 2026 को आज को चंद्रमा 10% प्रकाशित होगा शाम 6:30 बजे, जो पश्चिमी आकाश में दिखाई देगा। यानी पश्चिमी आकाश में, पश्चिमी देशों में दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं, जो 20 फरवरी आज 2026 को चंद्रमा क्या होगा, 10% ही प्रकाशित होगा। आज कैसे होगा, तो आज देखते हैं। जो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो अर्थ साइन, जो या इसको बोलते हैं द विंची ग्लो, यानी द विंची ग्लो, अर्थ साइन या द विंची ग्लो। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। द अर्थ साइन या विंची ग्लो, इसे क्या कहा जाता है, अर्थ साइन को द विंची ग्लो भी कहा जाता है। जो इसे क्या कहा जाता है, अर्थ साइन को, तो इसे द विंची ग्लो भी कहा जाता है। जब पृथ्वी से परिवर्तित सूर्य की रोशनी चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पड़ती है, यानी पृथ्वी से जो परिवर्तित होती है सूर्य की रोशनी, तो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पड़ती है, तो वह हिस्सा क्या होता है, हल्का चमक दिखाई देता है। यानी जब सूर्य से प्रकाश आती है चंद्रमा पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी से फिर परिवर्तित होकर क्या होता है, चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पड़ता है, तो वो हल्की चमक दिखाई देता है। इसी घटना को बोलते हैं द विंची ग्लो, यानी अर्थ साइन बोलते हैं। इसी खगोल विज्ञान में इसे पुराने चंद्रमा की गोद में या नया चंद्रमा भी कहा जाता है। यानी इसे खगोल विज्ञान में क्या कहा जाता है, पुराने चंद्रमा की गोद में नया चंद्रमा, यानी पुराने चंद्रमा के गोद में एक नया चंद्रमा, यानी बड़े चंद्रमा के गोद में एक नया चंद्रमा दिखाई देता है। जो आज 20 फरवरी 2026 को चंद्रमा लगभग 10% प्रकाशित होगा। आज शाम
6:23 यानी पश्चिमी आकाश में दिखाई देगा। जो साफ मौसम और प्रकाश प्रदूषण से दूर स्थान पर यह दृश्य सबसे अच्छा दिखाई देखा जा सकता है। यानी साफ मौसम में देख सकते हैं और प्रकाश प्रदूषण से दूर स्थान पर भी हम यह देख सकते हैं जहाँ पर प्रदूषण ना हो। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं इसमें का। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 18 से 19 फरवरी 2026 को 2026 से 27 के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। यानी इनमें से कौन सा राज्य सरकार है यानी जो 18 से 19 फरवरी को 2026 को बजट पेश किया है 2026 से 27 के लिए। कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा बजट पेश किया है जिसमें एआई, पर्यटन और ओलंपिक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें मतलब एआई पर ध्यान दिया जाएगा, पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा, ओलंपिक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी विच स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इट्स लार्जेस्ट एवर बजट फॉर 2026 से 27 ऑन फरवरी 18 to 19 2026 फोकसिंग सिग्निफिकेंटली ऑन एआई, टूरिज्म एंड ओलंपिक्स। यानी ऑप्शन 1 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सा राज्य सरकार है जो सबसे बड़ा बजट पेश किया है जिसमें एआई पर ध्यान दिया जाएगा, पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा, ओलंपिक पर विशेष कर ध्यान दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है जिसमें गुजरात सरकार ने पेश किया है, जो जिसमें एआई पर ध्यान देगा और पर्यटन पर ध्यान देगा, ओलंपिक कराने के लिए नया हब बनाने के लिए विशेष बजट पेश किया है गुजरात सरकार ने। आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो फरवरी 2026 में यानी फरवरी 2026 के वित्त मंत्री कन्नू भाई देसाई ने राज्यसभा में 2026 से 27 का बजट पेश किया। यानी फरवरी 2026 को गुजरात के वित्त मंत्री कौन है तो कन्नू भाई देसाई, जो राज्य विधानसभा में 2026 से 27 का बजट पेश किए हैं। यह गुजरात का सबसे बड़ा बजट है जो 4.08 लाख करोड़ है। यानी 4.08 लाख करोड़ है। फोकसिंग क्या होगा तो एआई, इसका मतलब मुख्य लक्ष्य क्या है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हब बनाने के लिए, यानी राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए योजना है पहल का। और टूरिज्म को 2026 को गुजरात टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या घोषित करने के लिए किया जा रहा है। गुजरात टूरिज्म ईयर इसे घोषित करने के लिए किया जा रहा है 2026 को। और तीसरा है ओलंपिक और स्पोर्ट्स को अहमदाबाद को ओलंपिक रेडी सिटी बनाने की तैयारी किया जा रहा है। यानी 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स को मेजबानी के ध्यान में रखकर भारत द्वारा किए जाने के लिए यह अहमदाबाद को क्या किया जा रहा है ओलंपिक रेडी सिटी बनाने की घोषणा किया जा रहा है। 3 प्रकार के इसमें घोषणा किए जा रहे हैं। एक है आर्टिफिशियल राज्य मैंने हब बनाने के लिए एआई के मदद से, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुजरात टूरिज्म ईयर 2026 को घोषित करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और ओलंपिक्स कराने के लिए ये सिटी को ओलंपिक और स्पोर्ट को क्या अधिक बनाने के लिए, अधिक इसको ज़्यादा मतलब वहाँ पर सिटी को अधिक आधुनिकीकरण करने के लिए किया जा रहा है। इसको जो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी में ध्यान रखते हुए यह कार्य 3 प्रकार से किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि इसमें इसको विस्तार से समझते हैं। गुजरात भारत का पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख राज्य है। यानी गुजरात जो है भारत का पश्चिमी तट पर स्थित क्या है एक राज्य है जिसे क्या कहा जाता है ज्वेल ऑफ द वेस्ट। यानी किस राज्य को ज्वेल ऑफ द वेस्ट कहा जाता है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा राज्य है जो पश्चिमी तट पर स्थित है जिसे ज्वेल ऑफ द वेस्ट कहा जाता है तो गुजरात है, जहां महात्मा जी का जन्म स्थान है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। यानी वाइब्रेंट
समिट कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है, यानी विश्व के लिए प्रसिद्ध वाइब्रेंट गुजरात समिट। जो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेर देखने के लिए एकमात्र स्थान है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गिर नेशनल पार्क एशियाई गुजरात में है, जो एशियाई शेर देखने के लिए एकमात्र स्थान कहाँ है? तो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि विच टू इंडियन स्टेट सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड डे ऑन फरवरी 2026, यानी 20 फरवरी को किन दो भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? यानी इनमें से दो भारतीय राज्यों के स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 20 फरवरी को। तो ऑप्शन 1 में गोवा और सिक्किम, ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ऑप्शन सी में त्रिपुरा और मेघालय, ऑप्शन डी में झारखंड एवं छत्तीसगढ़। तो इनमें से कौन से राज्य दो हैं जो 20 फरवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 20 फरवरी को स्थापना दिवस इन दो भारतीय राज्यों का मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। 20 फरवरी 1987 को स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट यानी 1986 के तहत 24वां राज्य बना। यानी 20 फरवरी 1987 को, कब? तो 20 फरवरी 1987 को स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट के तहत 1986 के तहत 24वां राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश। कब बना? तो 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश पहले इसे क्या कहा जाता था? तो नेफा कहा जाता था, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश को इसको पहले क्या कहा जाता था? तो नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। इनमें से किस राज्य को, अगर पूछेगा सवाल कि इनमें से किस राज्य को नेफा कहा जाता था, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश को 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना। 1972 में इसे क्या कर दिया गया? पहले इस अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, फिर उसको 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर उसे 1987 में क्या किया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में। अब मिजोरम जो 20 फरवरी 1987 को दोनों एक ही डेट पर 20 फरवरी 1987 को ये हुआ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986, और ये भी स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 के तहत 23वां राज्य बना। यानी 23वां राज्य कौन बना? तो मिजोरम बना। मिजोरम जो राज्य बना, मतलब 20 फरवरी 1987 को स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 के तहत 23वां राज्य मिजोरम बना। इसीलिए इस दोनों राज्य हर साल 20 फरवरी को अपना स्टेटहुड डे स्थापना दिवस बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो इस दिन इस दोनों राज्य हर साल 20 फरवरी को अपना स्टेटहुड डे स्थापना दिवस बड़े उत्साह से मनाते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। उगते हुए सूरज का राज्य किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश इज लैंडिंग ऑफ द राइजिंग सन। इसे अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है, यानी भूमि कहा जाता है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि द एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया बुक लॉन्च्ड रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो हाल ही में लॉन्च की गई एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी पहल है? तो ऑप्शन 1 में नीति आयोग, ऑप्शन बी में है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, ऑप्शन आईटी मंत्रालय, या ऑप्शन सी में अटल इनोवेशन मिशन यानी एआईएम अटल इनोवेशन मिशन, ऑप्शन डी में है फिक्की। तो इनमें से किसके द्वारा लॉन्च की गई है एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया पुस्तक? किसकी पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन यानी AI, अटल इनोवेशन मिशन, जो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसके पहल है? तो अटल इनोवेशन मिशन की पहल है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। अटल मिशन क्या करता है? नीति आयोग के अंतर्गत कार्य करता है, जो हाल ही में पुस्तक एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन किसके अंतर्गत काम करता है? तो नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है। यह कि अटल इनोवेशन कौन सी पुस्तक लॉन्च किया है? तो एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया पुस्तक लॉन्च किया है। लॉन्च स्तर यानी जो पुस्तक जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हुआ था, उसी दिन यह जारी किया गया। यह पुस्तक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में ही जारी किया गया। यानी पुस्तक को कब लॉन्च किया गया? तो पुस्तक को जब AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 हो रहा था, तो उसी समय इसको लॉन्च किया गया। इसमें भारत के प्रमुख AI स्टार्टअप की यात्रा और उपलब्धियों के बारे में दर्शाया गया है। इसमें क्या दर्शाया गया है? तो भारत के 45 प्रमुख AI स्टार्टअप की यात्रा और उपलब्धियों के बारे में दर्शाया गया है। जिससे क्या होगा? तब पुस्तक में स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु, शिक्षा, डिजिटल समावेशन जैसे क्षेत्रों में AI आधारित नवाचारों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस पुस्तक में क्या क्या शामिल किया गया है? तो पुस्तक में स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु, शिक्षा, डिजिटल समावेशन जैसे क्षेत्रों में AI आधारित नवाचारों को भी शामिल किया गया है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन है। AI का एम का फॉर्म क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि 20 फरवरी को दिखाई देने वाली दुर्लभ खगोलीय घटना अर्थ साइन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो द रेयर सेलेस्टियल इवेंट अर्थ साइन विजिबल ऑन फरवरी 20 इज ऑल्सो नॉन एज। तो इसमें किस नाम से जाना जाता है 20 फरवरी को दिखाई देने वाली दुर्लभ खगोलीय घटना और साइन? तो ऑप्शन 1 में द विंचो ग्लो, ऑप्शन बी में है लूनर हेलो, ऑप्शन सी में है ब्लड मून, ऑप्शन डी में है सोलर प्लेयर। ये बहुत ही एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सभी एग्जामों में आ सकते हैं। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं अभी थोड़ा देर पहले। तो द विंचो ग्लो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 फरवरी को दिखाई देने वाली यह दुर्लभ खगोलीय घटना है जो अर्थ साइन, इसे किस नाम से जाना जाता है? द विंचो ग्लो इसे के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से और समझते हैं कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा द विंचो ग्लो। इसका आंसर हो जाएगा, यहीं हाफ दिखाई देगा, सूरज 10% दिखाई देगा। तो द विंचो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अर्थ साइन क्या होता है? यानी द विंचो ग्लो यानी यह वह घटना है जब चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा हल्का चमक के साथ दिखाई देता है। यानी यह घटना है जो चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा हल्का चमक के साथ दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? पृथ्वी से परावर्तित सूर्य की रोशनी चंद्रमा के क्या होते हैं? अंधेरे हिस्से पर पड़ती है। तो इसी को कहते हैं अर्थ साइन। इस प्रभाव के वर्णन किसने किया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था, इसीलिए इसे द विंची ग्लो भी कहा जाता है। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया है कि अर्थ साइन किसे कहते हैं। तो अर्थ साइन वह है जब चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा पर हल्की चमक के साथ दिखाई देता है। यानी इसके किसके कारण होता है? तब पृथ्वी से जब परावर्तित सूर्य की रोशनी चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पड़ती है। यानी जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, फिर पृथ्वी से परावर्तित होकर क्या होती है? चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पड़ती है। यानी 10% उस पर हिस्सा चंद्रमा पे पड़ती है, 10%। तो उसके कारण अर्थ साइन का घटना होती है। इसीलिए इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? द विंची ग्लो भी कहा जाता है। इसको प्रभाव का वर्णन किसने किए थे? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था, इसीलिए इसे द विंची ग्लो भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अर्थ साइन क्या है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब देखते हैं विंची ग्लो क्यों कहा जाता है। ये विंची ग्लो
क्यों कहा जाता है? यह नाम विंचो ग्लो क्यों कहा जाता है? तो यह नाम लियोनार्डो द विंची के नाम पर पड़ा, यानी द नाम यह क्या किसके नाम पर पड़ा? तो यह नाम लियोनार्डो द विंची के नाम पर पड़ा, जिन्होंने क्या किए थे 16वीं शताब्दी में लगभग 1500 से लेकर 1510 ईस्वी के सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो इसका स्पष्ट विवरण दिए थे। उनके कोडेक्स लेसिस्टर में लिखा है कि यह जो ग्लो पृथ्वी के महासागरों से परिवर्तित सूर्य की रोशनी से आती है। जो हम जानते हैं क्लाउड्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी क्लाउड्स क्या करते हैं, बादल जो ज़्यादा क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी जो पृथ्वी के महासागरों से जब परिवर्तित सूर्य की रोशनी पर जब चंद्रमा पड़ती है तो वह चंद्रमा क्या करता है, अप्रकाशित होता है 10% तक, इसीलिए इसे द विंची ग्लो भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि मिशन कर्मयोगी, यानी मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्मयोगी? तो ऑप्शन 1 में है किसानों की आय दोगुना करना, ऑप्शन बी में सिविल सेवक की क्षमता निर्माण, ऑप्शन सी में अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी में सैन्य भर्ती। तो मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य है सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करना, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करना, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिविल सेवक की क्षमता निर्माण करना। मिशन कर्मयोगी औपचारिक नाम क्या है? तो इसका औपचारिक मतलब ऑफिशियल नाम क्या है? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जो NPCSCB के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? NPCSCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे क्या किया गया 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। जो भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य तैयार करता है इसका, और नागरिक केंद्रित प्रौद्योगिकी सक्षम और भूमिका आधारित बनाता है, यानी रोल बेस्ड बनाता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाता है, सिविल सेवकों को सिटीजन सेंट्रिक करता है और फ्यूचर रेडी करता है भारतीय सिविल सेवा के भविष्य के लिए। और देखते हैं सिविल सेवकों में क्या करता है, क्षमता निर्माण करता है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, और उनके ज्ञान नॉलेज करता है, कौशल स्किल्स पैदा करता है, और एटीट्यूड दृष्टिकोण दिखाई देता है, एटीट्यूड व्यवहारिक क्षमता या बिहेवियर कंपटीशन विकसित करता है मिशन कर्मयोगी के तहत, और नियम आधारित यानी रूल बेस्ड भूमिका आधारित योग्यता संचालित कंपटीशनटी ड्राइवन की क्षमता का निर्माण में बदलाव लाता है। आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल के माध्यम से निरंतर ये क्या करते हैं लोग, सीखते हैं लोग इस पे। ये आईगोट जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, इस पर जितने सिविल सेवकों हैं वो अपने ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से पोर्टल है, उस पर अपना निरंतर वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग या जो AI सक्षम टूल्स है वो अपना सीखते रहते हैं। पर्सनलाइज्ड ये पोर्टल है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में किस दक्षिणी अफ्रीकी मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में किस दक्षिणी अफ्रीकी मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? विच साउथ अफ्रीकन फीमेल चीता रिसेंटली गेव बर्थ टू 3 कब्स एट कूनो नेशनल पार्क? तो कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में किस दक्षिणी अफ्रीकी मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो ऑप्शन 1 में आशा, ऑप्शन बी में गामिनी, ऑप्शन सी में ज्वाला, ऑप्शन सी में सासा। तो जो कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में किस दक्षिणी अफ्रीका मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गामिनी इसका आंसर हो जाएगा। जो कूनो नेशनल पार्क में
दक्षिणी अफ्रीकी मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? गामनी इसका आंसर हो जाएगा, गामनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि गामनी जो है, गामनी के शावकों को जन्म के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो 38 हो गई। यानी अब गामनी जो बच्चों को जन्म दिया है, जो अब कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 38 हो गई है। जो मध्य प्रदेश स्थित कुनू नेशनल पार्क में दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया था मादा चीता गामनी को लाया गया था, जो 3 शावकों को जन्म दिया है हाल ही में। कहाँ से लाया गया था? दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया था मादा चीता को। और कुनू नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। जो 3 शावकों को जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई, जो चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति को दर्शाता है। सवाल पूछेगा कि कुनू नेशनल पार्क हाल ही में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में यह 3 बच्चों को जन्म दिया है गामनी ने। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो शाही और बोध पहल जो हाल ही में लॉन्च की गई है, किस मंत्रालय से संबंधित है? द शाही एंड बोध इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च आर रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन एक में शिक्षा मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी में रक्षा मंत्रालय डिफेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी में स्वास्थ्य मंत्रालय। तो शाही और बोध पहल जो हाल ही में लॉन्च की गई है, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से संबंधित है। यानी शाही और बोध पहल जो हाल ही में लॉन्च की गई है, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो शाही और बोध पहल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य क्या है? तो इन पहलों का उद्देश्य है कि जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, यानी रिस्पॉन्सिबल एआई को बढ़ावा देना, यानी जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, नागरिकों में डेटा साक्षरता और डिजिटल जागरूकता को विकसित करना, एआई को सुरक्षित, पारदर्शी और नैतिक उपयोग के लिए संस्थागत ढांचा मजबूत करना इसका उद्देश्य है। जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि स्त्री सुरक्षा स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? यानी ये स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? यानी द स्त्री सुरक्षा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, शुरू की गई है? तो ऑप्शन एक में तमिलनाडु, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो केरल इसका आंसर हो जाएगा। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया हाल ही में, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल राज्य इसका आंसर हो जाएगा। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार महिलाओं, ट्रांसजेंडर महिलाओं को कितना मासिक? तो प्रत्येक महीना 1000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता मजबूत होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जो के स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से होगी। के स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से इसे किया जाएगा, जिसमें पात्रता यानी उनकी योग्यता यानी क्या होगी? तो 35 से 60 वर्ष के उनका उम्र होना चाहिए, जो केरल के अस्थायी निवास होने चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर होने चाहिए, अन्य पेंशन ना पाने वाली महिलाएं होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जो योजना कमजोर, बेरोजगार महिलाओं को, ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 प्रति महीना मासिक पेंशन दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता होगी। जो यह ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है के स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से, जो उनकी उम्र
35 से 60 वर्ष होने चाहिए और केरल के स्थायी निवास होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा, केरल सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेक उर्मिया यानी लेक उर्मिया रिसेंटली सीन इन द न्यू फॉर क्लाउड सीडिंग इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए चर्चा में रही उर्मिया झील किस देश में स्थित है। यानी हाल ही में जो क्लाउड सीडिंग के लिए चर्चा में रही उर्मिया झील किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में रूस, ऑप्शन बी में ईरान, ऑप्शन सी में इराक, ऑप्शन डी में तुर्की। तो जो क्लाउड सीडिंग के लिए चर्चा में रही उर्मिया झील किस देश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईरान देश में है। ईरान जो इसका आंसर हो जाएगा, जो ईरान देश में स्थित है। तो क्लाउड सीडिंग के लिए चर्चा में रही उर्मिया झील किस देश में स्थित है। तो ईरान देश में स्थित है, ईरान इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो लेक उर्मिया झील जो हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए खबरों में छाई रही, यह ईरान में स्थित है। किस देश में स्थित है। तो उर्मिया झील किस देश में स्थित है। तो ईरान में स्थित है। यह ईरान की सबसे बड़ी झील है, यानी ईरान की साल्ट लेक झील है। यह ईरान की सबसे बड़ी झील है जो उत्तर पश्चिमी ईरान में ईस्ट अजरबैजान और वेस्ट अजरबैजान प्रांतों के बीच फैली हुई है। जो कहाँ फैली हुई है। तो ईस्ट अजरबैजान और वेस्ट अजरबैजान के प्रांतों के बीच फैली हुई है। इसमें ईरान में देश की सबसे भयानक सूखे, यानी ईरान देश में जो 10 बरस से भयानक सूखे पड़ गए हैं और वह भयानक सूखे पड़ जाने की वजह से लगभग सारी झीलें सूखी पड़ चुकी है। नमक के विशाल मैदान बन गए हैं, जो नमक अधिक वहाँ पे बन गए नदियों के सूख जाने के कारण। तो इसी कारण झील भी वहाँ अधिक क्या हो चुकी हैं और नमक हो गई हैं, जिसके कारण और क्लाउड सीडिंग किया गया। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए खबरों में छाई रही। तो क्लाउड सीडिंग होता क्या है। तो आइए देखते हैं क्लाउड सीडिंग होता क्या है। तो पानी की कमी से निपटने के लिए ईरान सरकार ने 15 नवंबर 2025 को लेक उर्मिया बेसिन के ऊपर क्लाउड सीडिंग शुरू किया, जो हाल ही में चर्चा में रहा, समाचारों में रहा। तो क्लाउड सीडिंग जो किसने किया। तो ईरान देश ने किया। पानी की कमी हो जाता है जिसके कारण क्लाउड सीडिंग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें विमानों से क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे केमिकल्स छोड़े जाते हैं। किसके माध्यम से। तो विमानों के माध्यम से छोड़े जाते हैं, बादलों में छोड़े जाते हैं, जिससे बारिश हो सके, बादलों से बारिश हो सके। यह क्या कहलाता है। तो क्लाउड सीडिंग कहलाता है। यह ऑपरेशन मई 2026 तक चल सकता है और आगे ईस्ट और वेस्ट अजरबैजान में भी यह जारी रहेगा। तो इसीलिए हाल ही में खबरों में चर्चित रहा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है एग्जाम के व्यू से। तो क्लाउड सीडिंग किसके कारण होता है। तो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड केमिकल छोड़े जाते हैं और बादलों में, और बादलों के माध्यम से बारिश होते हैं, जिसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। पानी की कमी से निपटने के लिए यह किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जामों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम होगा आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजस्विन शंकर ने हाल ही में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी तेजस्विन शंकर ऑन अ गोल्ड मेडल इन विच इवेंट रिसेंटली। तेजस्विन शंकर ने हाल ही में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन 1 में हाई जंप, ऑप्शन बी में हेप्टाथलॉन, ऑप्शन सी में जेवलिन थ्रो, ऑप्शन डी में डेकाथलॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो तेजस्विन शंकर किस चीज़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेप्टाथलॉन में वह स्वर्ण पदक जीते हैं। तेजस्विन शंकर से
इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो हेप्टाथलॉन खेल से संबंधित हो, जो हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं। हेप्टाथलॉन, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तेजस्वी शंकर का किस खेल से संबंध है? तो हेप्टाथलॉन खेल से संबंधित, वह स्वर्ण पदक जीते हैं हाल ही में। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो यह स्वर्ण पदक जीता है, और हेप्टाथलॉन एक इंडोर बहुस्पर्धीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जिसमें कुल 7 ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाएं शामिल होती हैं। वे मूल रूप से जंप के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये मूल रूप से क्या करते हैं? हाई जंप के लिए प्रसिद्ध है हेप्टाथलॉन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेप्टाथलॉन, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि रिसेंटली डिस्कस्ड भारत विस्तार प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू व्हाट? हाल ही में चर्चा में रहा भारत विस्तार प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म जो इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग, ऑप्शन बी में किसानों के लिए एआई आधारित कृषि विस्तार सेवाएं, ऑप्शन सी है ग्रामीण भूमि अभिलेखों के डिजिटल मानचित्र, ऑप्शन डी में सेमीकंडक्टर निर्माण प्रोत्साहन। तो जो हाल ही में चर्चा में रहा भारत विस्तार प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसानों के लिए एआई आधारित कृषि विस्तार सेवाएं। किसानों के लिए एआई आधारित कृषि विस्तार सेवाएं, जो हाल ही में भारत विस्तार प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो किसानों के लिए एआई आधारित कृषि विस्तार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। भारत विस्तार यानी प्लेटफॉर्म कृषि मंत्रालय द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। यानी भारत विस्तार जो प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। यह एक एआई आधारित संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यानी क्या है यह एक एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को क्या करता है? किसानों को फसल, मौसम के मंडी भाव, सरकारी योजनाएं, शिकायत निवारण जानकारी की एक ही पोर्टल पर या नंबर पर उपलब्ध कराता है। यानी किसानों को क्या करता है? यह किसानों को फसल के बारे में, मौसम के बारे में, मंडी भाव के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, शिकायत निवारण की जानकारी के लिए यह पोर्टल नंबर के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इसमें क्या कर सकते हैं किसान इसमें बिना इंटरनेट के भी इतने नंबर पर यानी 155261 नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्च करने वाला विभाग कौन है? तो लॉन्च करने वाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है हाल ही में लॉन्च किया है। और भारत विस्तार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एआई बेस्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस यानी एआई आधारित कृषि विस्तार सेवाएं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है 2026 की शुरुआत में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी में पीवी सिंधु, ऑप्शन सी में मीराबाई चानू, ऑप्शन डी में हरमनप्रीत कौर। तो 2026 की शुरुआत में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्मृति मंधाना को हाल ही में 2026 की शुरुआत में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया है। यानी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया 2025 के रूप में? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्मृति मंधाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को 2026 की शुरुआत में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किए गए। यह सम्मान बीबीसी द्वारा प्रकाशित प्रतिवर्ष भारतीय महिला खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यानी यह सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय महिला खिलाड़ियों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, स्मृति मंधाना। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि व्हाट इज द IUCN स्टेट ऑफ द व्हाइट रम्पेड वल्चर रिसेंटली सीन इन कंजर्वेशन न्यूज। हाल ही में जो संरक्षण समाचारों में देखे गए हैं व्हाइट रम्प्ड गिद्ध यानी व्हाइट रम्प्ड गिद्ध की IUCN की स्थिति क्या है। तो IUCN की स्थिति क्या है जो व्हाइट रम्प गिद्ध की, तो ऑप्शन एक में है संकटग्रस्त, ऑप्शन ए में है यानी इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी में है वुलनरेबल असुरक्षित, ऑप्शन सी में क्रिटिकली इंजर्ड यानी गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ऑप्शन डी में नियर थ्रेटेंड यानी निकट संकटग्रस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है यानी गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, जो हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा। जो व्हाइट रम्प्ड गिद्ध IUCN की स्थिति में है गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। व्हाइट रम्प्ड गिद्ध को IUCN के द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। यानी व्हाइट रम्प्ड गिद्ध को क्या किया गया है, IUCN की गंभीर रूप से लुप्तप्राय होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो गया है, संख्या में तेजी गिरावट होने के कारण IUCN की श्रेणी में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। इसका मुख्य कारण क्या है, पशुओं में प्रयुक्त दवा डाइक्लोफेनक रहा है। इसका मुख्य लुप्तप्राय होने का कारण क्या है, तो पशुओं में प्रयुक्त दवा डाइक्लोफेनक रहा है जो गिद्धों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है। वर्तमान में संरक्षण कार्यक्रम कैप्टिव ब्रीडिंग और सुरक्षित दवाओं के लिए और कैप्टिव ब्रांडिंग और संरक्षण कार्यक्रम के उपयोग के माध्यम से प्रजाति को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है पशुओं में प्रयुक्त दवा जो डाइक्लोफेनक रहा है। यानी हम लोग क्या करते हैं, और गाय हो गए चाहे भैंस हो गए, हम लोग दूध जो हम लोग निकालने से पहले डाइक्लोफेनक दवा को सुई देते हैं। सुई देने से होता क्या है कि दूध हम लोग उसको निकाल लेते हैं दूध, तो उससे उसके शरीर में डाइक्लोफेनक रह जाता है जिसके कारण वो बाद में वो समय बीतता जाता है तो मर जाते हैं, और मर जाने के बाद हम लोग उस गाय या भैंस को फेंक देते हैं। तो क्या करते हैं, गिद्ध जाकर खाते हैं और खाने के बाद वो डाइक्लोफेनक जो दवा रहता है उनको मार देते हैं। उसमें उस पशु के पूरा ही उसकी संख्या ही समाप्त कर दिया है। कौन सी दवा, तो डाइक्लोफेनक। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या था। तो हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या था। तो ऑप्शन एक में AI फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑप्शन बी में सेफ एंड इथिकल AI फॉर ऑल, ऑप्शन सी में पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ऑप्शन डी में ग्लोबल साउथ AI पार्टनरशिप। तो हाल ही में जो नई दिल्ली में संपन्न इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इसका आंसर हो जाएगा पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ। इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है, तो पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस इसका थीम है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन यानी 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है, 16 से 20 फरवरी तक किया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है, तो MIT के द्वारा ने इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इस शिखर का मुख्य विषय क्या है, तब पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस था, जिसका उद्देश्य है जिम्मेदारी AI विकास, सामाजिक लाभ,
पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति पर बल देना है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जिम्मेदार एआई विकास करना, सामाजिक लाभ पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण करना, आर्थिक प्रगति पर बल देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीपल प्लानेट एंड प्रोग्रेस इसका थीम है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM, यानी इसका फुल फॉर्म है यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय रूप से इसे लागू कर रहा है? तो कार्बन यानी CBAM के संबंध में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इसे सक्रिय रूप से इसे लागू कर रहा है? तो ऑप्शन 1 में आसियान, ऑप्शन बी में यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी में सार्क, ऑप्शन डी में संघाई सहयोग संगठन। तीन में से कौन सा राज्य है जो सक्रिय रूप से इसे लागू कर रहा है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन इसे लागू कर रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, तो इसके विस्तार देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उन आयातित किया जाता है वस्तुओं पर कार्बन मूल्य लगाना होता है जिसके उत्पादन अधिक कार्बन उत्सर्जन के साथ हुआ है, ताकि कार्बन लीकेज को रोका जा सके और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो। यह किसने किया है? तो यूरोपीय यूनियन की जलवायु नीति और यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है यह, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो इसका फुल फॉर्म होता है किसका? तो CBAM का फुल फॉर्म कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट इस मैकेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है, जो सक्रिय रूप से लागू करने वाला एक संगठन है, जो यूरोपीय यूनियन का क्या है? एक संघ है, यूरोपीय यूनियन एक संघ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, तो जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM को कहा जाता है जो सक्रिय रूप से लागू करने वाला एक यूरोपीय संगठन है, जो CBAM और EU यानी यूरोपीय यूनियन की जलवायु नीति और यूरोपीय ग्रीन डील का एक हिस्सा है, जो इसका लक्ष्य क्या है? 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करना है, 0% तक इसका लक्ष्य है 2050 तक कि कार्बन नेट जीरो करना है, यानी कार्बन को 0% कर देना उत्सर्जन। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, ओके बाय।